जो है पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में जो है आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जो फार्मास्यूटिकल कंटेनर इज़ अ डिवाइस। देखिए जो ये हम पैकेजिंग पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल्स की, है ना। देखिए जो भी हमने फॉर्मुलेशन जो है ड्रग है, मतलब कि डोजेज फॉर्म बना दी थी, ठीक है, तो उसको बनाने के बाद में जो है कोई कंटेनर में मतलब उसको स्टोर करना होता है, तो कंटेनर्स के जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है हमारे डोजेज फॉर्म, तो वो ऐसे मटेरियल का बनना होना चाहिए, मतलब कि कोई अगर अच्छे मटेरियल का नहीं बना तो वो हमारा जो डोजेज फॉर्म है उसे डिटेरियोरेट कर देगा, ख़राब कर देगा, है ना। तो उसको प्रॉपरली जो है प्रॉपर कंटेनर में स्टोर करना होता है ना। और कंटेनर को क्लोज और ओपन करने के लिए जो होता है आपके क्लोजर्स होते हैं, तो ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फार्मास्यूटिकल कंटेनर क्या डिवाइस होता है, दैट होल्ड द ड्रग, जो ड्रग को होल्ड करता है ना। कंटेनर में ड्रग होती है ना। और ये जो आपका कंटेनर होते हैं, कुछ कंटेनर तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं ड्रग के, कुछ नहीं होते। इट मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। ओके, और जो क्लोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंटेनर्स को ओपन और क्लोज करते हैं। ये तो सब हमें पता ही है ना। तो कौन कौन से टाइप के कंटेनर्स होते हैं, जैसे हमारे सिंगल डोज कंटेनर्स होते हैं। ओके, देखिए सिंगल डोज कंटेनर्स जो होते हैं जिसमें सिर्फ ओनली 1 डोज होती है ना, 1 डोज ऑफ मेडिकामेंट जो सप्लाई करते हैं सिंगल डोज कंटेनर, जैसे कि आपका जो एम्पाउल्स होते हैं, है ना, सिंगल डोज कंटेनर्स में आते हैं। मल्टीपल डोज कंटेनर्स में एक से ज़्यादा डोज इन कंटेनर्स में होती है ना। तो जैसे इसमें आपका वायल्स आता है, फिर आपके मल्टीपल डोज में वेल क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं। तो वेल क्लोज्ड कंटेनर्स जो होते हैं ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं, ये जो वेल क्लोज्ड कंटेनर, देखिए जो कंटेंट होता है इनके अंदर, जो डोजेस फॉर्म है, जो मेडिकामेंट्स हैं उनको स्टोर करते हैं। ओके, तो ये वेल क्लोज्ड होते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे मतलब कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि लॉस ना हो जाए, है ना, हमारे जो भी सब्सटेंस है, कंटेंट है उसमें। फिर लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स हमारे जो फोटो सेंसिटिव जो मेडिकामेंट्स होते हैं ना, फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट्स। ओके, फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट्स के लिए हमारे लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स हमारे इंजेक्टेबल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर होता है इसका एग्जांपल। ओके, टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स होते हैं, और एरोसोल्स कंटेनर्स होते हैं ना, एरोसोल्स के लिए। तो ये सारे हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होते हैं। अब मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं कंटेनर्स को बनाने के लिए, तो जैसे हमारा ग्लास यूज़ होता है ना, ग्लास यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक भी एज अ कंटेनर यूज़ किया जाता है कंटेनर को बनाने के लिए। मटेरियल में आपका प्लास्टिक भी आता है, मेटल्स के कंटेनर्स भी आते, पेपर एंड बोर्ड भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए सॉरी इसके लिए तो देखिए हमारा जो है प्लास्टिक कंटेनर के बारे में देखेंगे। देखिए प्लास्टिक कंटेनर में जो है हमारे बेसिकली 2 टाइप के प्लास्टिक्स यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एक तो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, एक प्लास्टिक्स होते हैं। देखिए थर्मोसेटिक और थर्मोप्लास्टिक के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बनाइए, आपको अच्छे से इसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं ना, can be formed under heat and pressure, but these cannot be softened or remolded। इनको सॉफ्ट या रिमोल्डेड नहीं किया जा सकता एक बार वंस हार्डन, अगर इनको एक बार हार्ड कर दिया तो इनको दोबारा से सॉफ्ट या रिमोल्ड नहीं कर सकते। किसको, थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक को। सम थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स आर मेड किसके बने होते हैं, फिनोलिक और यूरिया रेजिन्स के बने होते हैं। ओके, तो इनको हम एक बार हार्ड करने के बाद सॉफ्ट नहीं कर सकते, रिमोल्डेड नहीं कर सकते थर्मोसेटिंग को। और प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक वाले जो होते हैं ये फॉर्म्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर के एप्लीकेशन से बनते हैं। इनको कैन बी सॉफ्ट एंड रिमोल्डेड, इनको सॉफ्ट और रिमोल्डेड किया जा सकता है ना। दिस इज स्पेसिफिक एडवांटेज होती है इनकी। ओके, तो इनको सॉफ्ट कर सकते हैं और रिमोल्ड किया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक को। स्क्रैप एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स कैन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटेरियल, है ना। स्क्रैप और रिजेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं, कैन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटेरियल। सम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स एंड देयर यूज आर गिवन बिलो। कुछ ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो पॉलीथिलीन है जिसमें आपका केबल आता है, बकेट आता है,
पाइप्स आते हैं, है ना। फिर आपके पॉलीप्रोपाइलिन है, जो मिल्क कार्टन होते हैं, रोप्स होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, तो ये ग्लोव्स, वाटर प्रूफ गारमेंट्स इनमें यूज़ होते हैं। टेफ्लॉन जो है गास्केट और कोटिंग्स, ओके। तो इन सब के कुछ ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल उनके यूज़ दिए हुए हैं, है ना। तो ये थोड़े से पढ़ लेना, ओके। तो ये प्लास्टिक के बारे में हो गया। एडवांटेज क्या होते हैं प्लास्टिक कंटेनर के? देखिए प्लास्टिक कंटेनर हमें पता है वेट में लाइट होता है ना। कैन बी इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसको इजीली। अनब्रेकेबल होता है ना। रेजिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक केमिकल से रेजिस्टेंट होता है। गुड प्रोटेक्शन पावर होती है। नो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्स, जैसे कि ग्लास कंटेनर्स में फ्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ऐसा प्लास्टिक में देखने को नहीं मिलता। तो ये एडवांटेज है आपके प्लास्टिक कंटेनर्स के, ओके। अभी डिसएडवांटेज क्या है इनके प्लास्टिक कंटेनर्स के? देखिए दे आर परमेबल टू वाटर वेपर्स, से परमेबल होते हैं, एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज, ठीक है। दे आर परमेबल टू वाटर वेपर्स एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज। दे कैन नॉट विथस्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग एंड डिस्टॉर्टिंग, ओके। तो ये जो है दे कैन नॉट विथस्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग एंड डिस्टॉर्टिंग। दे में इंटरैक्ट विद सर्टेन केमिकल से इंटरैक्ट कर जाते हैं टू कोज सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्शन, है ना। दे में अब्जॉर्ब सर्टेन सब्सटेंस अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सच एज प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में से प्रिजर्वेटिव अब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं ये, और स्पेशल टाइप की गम्स या एडहेसिव इनकी लेबलिंग के लिए स्पेशल गम्स और एडहेसिव्स का यूज़ किया जाता है। ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज दे रखे हैं किसके? प्लास्टिक कंटेनर्स के। फिर हमारा ग्लास के बारे में लिखा हुआ है ना। ग्लास में आप पढ़ते हो टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास, टाइप 4 ग्लास। तो बहुत बार तो इनके ऊपर ही क्वेश्चन बना है जो टाइप ऑफ ग्लास है कि भाई टाइप 1 ग्लास जो है, ये तो टेस्ट इनके टेस्ट है, मतलब कि टाइप 1 के लिए कौन सा टेस्ट है, टाइप 2 के लिए, और ये इनकी जो जनरल डिस्क्रिप्शन है ना, टाइप 1 हमारे हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। टाइप 1 ग्लास जो होते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास में टाइप 1 ग्लास आता है। टाइप 2 ग्लास हमारा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भाई टाइप 1 ग्लास को क्या बोलते हैं, या फिर हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास कौन सा वाला है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। तो टाइप 1 ग्लास को क्या कहेंगे? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 से ट्रीटेड याद रखिए, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। इसको नॉन एनपी ग्लास भी कहा जाता है। एनपी ग्लास मतलब कि नॉन पेरेंट्रल ग्लास भी कहा जाता है, ओके। तो ये चारों नाम याद होंगे। टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। अब जो है कौन से टाइप के टेस्ट हैं? देखिए टाइप 1 के लिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट आता है, टाइप 2 के लिए वाटर अटैक टेस्ट आता है, टाइप 3 के लिए भी पाउडर ग्लास टेस्ट है, टाइप 4 के लिए भी पाउडर ग्लास टेस्ट है। तो अब देखिए टाइप 2 के लिए वाटर ग्लास टेस्ट है, बाकी टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 के लिए हमारा पाउडर ग्लास टेस्ट आता है। ध्यान रहेगा, सिर्फ वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 के लिए है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए, ओके। बाकी तीनों के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट याद रखोगे आप लोग, ओके। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है ना। तो एक बार इनके यूज़ भी हैं, जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इनके यूज़ देखिए। टाइप 1 जो है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास जो है, ये इसे यूज़ करेंगे बफर्ड एंड अनबफर्ड एक्वा सोल्यूशंस के लिए। टाइप 2 जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, इसे यूज़ करेंगे बफर्ड एक्वा सोल्यूशंस विद pH बिलो 7, ड्राई पाउडर्स के लिए, ऑलेजिनस सोल्यूशंस के लिए। टाइप 3 जो सोडा लाइम ग्लास है, इसको यूज़ करेंगे ड्राई पाउडर्स के लिए, ऑलेजिनस सोल्यूशंस के लिए। और टाइप 4 जो होता है ना, इसको तो कहते हैं एनपी ग्लास है, नॉन पेरेंट्रल ग्लास है ना, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, नॉन पेरेंट्रल ग्लास, नॉट फॉर पेरेंट्रल्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता टाइप 4, है ना। टैबलेट्स के लिए, ओरल सोल्यूशंस के लिए, सस्पेंशंस के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए, एक्सटर्नल लिक्विड्स के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाएगा हमारा टाइप 4 ग्लास, नॉन पेरेंट्रल ग्लास, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये सारी बातें याद रखेंगे, ओके। अभी जो है ग्लास कंटेनर्स के लिए क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या क्या है? ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल होता है। अवेलेबल होता है वेरियस शेप एंड साइज में। कैन बी स्टैंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इकोनॉमिकल होता है, रेडली अवेलेबल होता है, गुड प्रोटेक्शन पावर होता है, डू नॉट डिटेरियोरेट विद एज, के साथ में ये ख़राब नहीं होता, ईजिली लेबल कर सकते हो इसको, कैन बी सील्ड, हर्मेटिकली सील कर सकते हैं, है ना। इम्परमेबल होता है मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक एसिड से। तो ये हमारे हैं जो ग्लास कंटेनर के एडवांटेज। ओके, ये मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज है ये। ओके, फिर डिसएडवांटेज क्या है हमारे ग्लास कंटेनर्स के। डिसएडवांटेज क्या है ग्लास कंटेनर्स के, देखिए ग्लास जो होता है फ्रजाइल होता है। ओके, सो इट्स कंटेनर्स आर इजीली ब्रोकन। ठीक है, तो ग्लास क्या है फ्रजाइल होता है। तो कंटेनर्स देखिए, अगर मान लीजिए कंटेनर गिर गया है तो ग्लास तो इजीली ब्रोकन हो जाएगा व्हेन ड्रॉप्ड और नॉक्ड। ग्लास कंटेनर्स हैवी होते हैं व्हेन विच इंक्रीज द कॉस्ट, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लास कंटेनर्स जो है अल्कली रिलीज़ कर देते हैं एक्वस प्रेपरेशंस में। तो ये सारे देखिए डिसएडवांटेज हैं ग्लास कंटेनर्स के, है ना। तो क्लोजर्स के बारे में लिखा। क्लोजर्स क्या होते हैं, क्लोजर्स जो है कंटेनर्स को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ होते हैं, है ना, उन्हें क्लोजर्स कहते हैं। तो कौन कौन से टाइप के क्लोजर्स होते हैं, देखिए प्लग टाइप होता है, क्राउन टाइप होता है, पुश फिट टाइप होता है, और स्क्रू क्लोजर होता है। ठीक है, तो फिर देखिए मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं क्लोजर्स को बनाने के लिए, है ना, कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। देखिए इसमें कॉर्क यूज़ किया जाता है क्लोजर्स के लिए। कॉर्क जो ऑब्टेन करते हैं बार्क ऑफ द ओक ट्री। ओके, फिर ग्लास यूज़ होता है, प्लास्टिक, मेटल, रबर, सभी सब यूज़ किए जाते हैं क्लोजर्स को बनाने के लिए। ओके, अब हमारे हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, और ये क्वेश्चंस जो है डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में जो है रिपीट हो रखे हैं। देखिए टाइप 2 ग्लास इज, तो टाइप 2 ग्लास तो मैंने अभी आपको ग्लास के बारे में बताया। टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास और टाइप 4 ग्लास। टाइप 1 कौन सा था, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 जो है सोडा लाइम ग्लास, और टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, या जिसको एनपी ग्लास, नॉन पेरेंट्रल जो है ग्लास भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए टाइप 2 ग्लास कौन सा है हमारा, ये वाला ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। देखिए इसमें बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 होता है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, है ना। सोडा लाइम ग्लास टाइप 3 हो जाएगा। सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास टाइप 2 हो जाएगा। ऑल तो हो ही गए, हो नहीं सकता, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास होता है हमारा टाइप 2 ग्लास, है ना। जैसे टाइप 1 ग्लास पूछा है अब आपसे, तो टाइप 1 ग्लास कौन सा है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 ग्लास होता है। सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास टाइप 2, सोडा लाइम ग्लास टाइप 3, और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास टाइप 4। ओके, नेक्स्ट है वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अल्कैलिनिटी इन। तो देखिए मैंने आपको 2 टेस्ट बताए, पाउडर ग्लास टेस्ट बताया, है ना, पाउडर ग्लास टेस्ट, और वाटर अटैक टेस्ट। वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 के लिए होता है, जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए। पाउडर ग्लास टेस्ट आपका टाइप 1 के लिए, टाइप 3 के लिए, टाइप 4 के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपसे वाटर अटैक टेस्ट का पूछा है तो टाइप 2 ग्लास हो जाएगा, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, है ना। सिंपली ऑप्शन दे रखे तो टाइप 2 ग्लास के लिए हो जाएगा वाटर अटैक टेस्ट। बाकी टाइप 1 और टाइप 3 और टाइप 4 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है पाउडर ग्लास टेस्ट इज कैरिड आउट टू ऑल काइंड ऑफ ग्लास एक्सेप्ट। तो मैंने अभी बताया पाउडर ग्लास टेस्ट आपका टाइप 1 के लिए, टाइप 3 के लिए और टाइप 4 ग्लास के लिए होता है। एक्सेप्ट हो जाएगा टाइप 2 ग्लास, जिसके लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 ग्लास हो गया,
ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास टाइप 2 ग्लास हो गया, सोडा लाइम ग्लास टाइप 3 ग्लास हो गया, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास टाइप 4 ग्लास हो गया। तो पाउडर ग्लास टेस्ट यूज़ किया जाएगा टाइप 1 के लिए, टाइप 3 के लिए, टाइप 4 के लिए, एक्सेप्ट टाइप 2 विच इज़ ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। क्लियर है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ। तो ग्लास की कंपोजिशन क्या है, ग्लास किससे मिलके बना है? प्रिंसिपली मतलब इसमें ज़्यादा क्या प्रेजेंट है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसमें प्रेजेंट है आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह रहे कॉमन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ग्लास का। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर के एडवांटेज नहीं है। तो मैंने अभी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे ना। देखिए केमिकल इनर्ट होता है, तो आपको बताना नॉट एन एडवांटेज। देखिए केमिकल इनर्ट है, इकोनॉमिकल है, कैन इम्पार्ट अल्कलिनिटी एंड इनसॉल्युबल फ्लेक्स, कैन बी इजिली क्लीन्ड। तो बताइए एडवांटेज कौन सी नहीं है कि भाई जो इन एल्कलिनिटी जो है वो इम्पार्ट करता है, इनसॉल्युबल फ्लेक्स बना देता है ना, यही एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज थी ये, तो है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजर कोर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ विच ट्री। तो अभी बताया मैंने आपको क्लोजर्स को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, उसमें कोर्क आया था। तो मैंने आपको बताया था कोर्क जो है ऑब्टेन करते हैं कोर्क ऑफ द कौन से जो है ट्री की बार्क से, है ना, कोर्क ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम बार्क ऑफ द कौन सा ट्री था, नीम वाला, नीम ट्री था, ओक ट्री, बनियन या बैम्बू। तो हमारा ओक ट्री है ना, उसकी बार्क से ना ऑब्टेन होता है कोर्क। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग, है ना। देखिए वो आप पैकेजिंग पढ़ते हो, ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है ना, टैबलेट्स आती है हमारी, ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है, स्ट्रिप पैकेजिंग होती है ना। तो कह रहे स्ट्रिप पैकेजिंग जो है उसमें कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं? पॉलीथिलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है या ओल। देखिए सारे ही मटेरियल यूज़ होते हैं स्ट्रिप पैकेजिंग में, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉलीथिलीन भी, पॉलीप्रोपाइलीन भी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है वन टाइप ऑफ क्लोजर। तो क्लोजर का कौन सा टाइप है, इसमें क्लोजर कौन सा दिया हुआ है? प्लग टाइप, स्क्रू क्लोजर होता है, कैप क्लोजर, ओल। देखिए सारे ही क्लोजर के टाइप हमने पढ़े हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर। क्लोजर्स जो होते हैं ना, इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं? तो कोर्क था, बिल्कुल था, जो किससे ऑब्टेन्ड होता है? बार्क ऑफ द ओक ट्री, है ना। हमने देखा किससे ऑब्टेन होता है? बार्क ऑफ द किसकी पेड़ की बार्क से? ओक ट्री, है ना। फिर ग्लास एंड प्लास्टिक भी यूज़ होते हैं, रबर और मेटल्स भी यूज़ होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, डी, है ना। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होती है वो किसकी बनी होती है? पॉलीप्रोपाइलिन की, ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरिन की, ग्लास की या नन। तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होती है ना वो ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरिन की बनी होती है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नॉन पेरेंटल ग्लास कौन सा है? टाइप 1 तो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास है, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, टाइप 3 जो है वो सोडा लाइम ग्लास है, और टाइप 4 जो है ये है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या नॉन पेरेंटल ग्लास। ये पेरेंटल्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए इसे कहा जाता है एनपी ग्लास या नॉन पेरेंटल ग्लास। और टेस्ट हमने देखे थे, टाइप 2 जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है इसके लिए हमारा क्या था? वाटर अटैक टेस्ट था। बाकी 1, 3 और 4 तीनों के लिए हमारा क्या था? पाउडर ग्लास टेस्ट हमने देखा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लास्टिक कंटेनर इज़ नॉट सुटेबल बिकॉज। तो प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ नहीं कर सकते, ये सूटेबल नहीं होते, क्यों नहीं होते ये बताना है। देखिए प्लास्टिक कंटेनर का मतलब कि इसमें एक तरीके से डिसएडवांटेज दे रखा होगा आपको। देखिए दे आर परमेबल टू गैसेज, सम एडिटिव्स में लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक, इट में एड्जॉर्ब सर्टेन इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्रोडक्ट या ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो सारे ही आपके जो है डिसएडवांटेज है, तो आपका आंसर
ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लास्टिक कंटेनर सुटेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दे आर परमेबल टू गैसेज, सम एडिटिव्स में लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक, या फिर एब्जॉर्ब सर्टेन इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट, अभी मैंने आपको कंटेनर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप बताए थे, है ना, सिंगल डोज, मल्टीपल डोज कंटेनर एयर टाइट थे हमारे, है ना। तो आपके कह रहे कि एयर टाइट कंटेनर के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए, एयर टाइट कंटेनर्स को हर्मेटिक कंटेनर भी कहते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं इनमें एयर टाइट सीलिंग होती है या क्लोजिंग होती है। एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को फ्रॉम डस्ट, मॉइस्चर एंड एयर से। एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर, जो एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स होते हैं इनको इंजेक्टेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सी बात सही है। एयर टाइट कंटेनर्स के बारे में सारी ही बातें सही लिखी हुई है। एयर टाइट कंटेनर्स को हर्मेटिक कंटेनर्स भी कहते हैं। इनमें एयर टाइट सीलिंग होती है या क्लोजिंग होती है। ये प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को डस्ट से, मॉइस्चर से, एयर से। और एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स को इंजेक्टेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है। तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स जो होते हैं प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं मेडिकामेंट को फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट। तो बिल्कुल सही है, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स है ना, तो लाइट से तो प्रोडक्ट को प्रिवेंट मतलब प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, है ना। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर मेडिकामेंट्स विच आर फोटो सेंसिटिव। तो फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट्स जो होते हैं ना उससे उससे मतलब कि उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बातें दोनों सही लिखी हुई है, बोथ आर ट्रू, है ना। नेक्स्ट है, डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डिप ट्यूब होती है एरोसोल कंटेनर में, जो डिप ट्यूब होती है वो किसकी बनी होती है ना, ये आपने बताना है। एरोसोल्स जो होते हैं, एरोसोल्स कंटेनर्स, उनमें डिप ट्यूब किसकी बनी होती है भाई? ग्लास की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की, एल्यूमिनियम की, या पॉलीप्रोपाइलिन की। तो आपकी जो डिप ट्यूब है वो पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। एरोसोल्स कंटेनर में डिप ट्यूब किसकी बनी होती है? पॉलीप्रोपाइलिन। नेक्स्ट है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम लेड। कह रहे कोलैप्सिबल ट्यूब्स जो लेड की बनी होती हैं इज नॉट यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते ये बताना है। इन्फीरियर मेटल है, रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, नॉट गुड इन अपीयरेंस, सॉफ्ट इन नेचर। देखिए, कोलैप्सिबल ट्यूब जो लेड की बनी होती है उनको यूज़ नहीं करते फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। क्यों? ड्यू टू रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोपेलेंट यूज्ड इन एरोसोल। एरोसोल्स में कौन से प्रोपेलेंट यूज़ होते हैं? एरोसोल्स को प्रेशराइज्ड जो है डोजेस फॉर्म भी कहा जाता है ना। तो इनमें प्रोपेलेंट जो होते हैं, देखिए हमारे, देखिए ड्राईफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन या ऑल। देखिए सारे ही आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो प्रोपेलेंट जो है वो यूज़ किए जाएंगे एरोसोल्स में, ये सारे ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी ऑल। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल आप लोगों ने बताना है, फार्मास्यूटिकल्स की सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल। देखिए, ब्लिस्टर पैकेजिंग के तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ड्रग, है ना, तो ये तो प्राइमरी में आ गया। स्ट्रिप पैकेजिंग, ब्लिस्टर पैकेजिंग, ये सब तो प्राइमरी में आते हैं। एज ए प्रोटेक्टर है, बॉक्सेस है, स्ट्रिप पैकेजिंग। तो आपका जो सेकेंडरी, देखिए प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है जिसके प्रोडक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ना, तो आपका जो है सेकेंडरी पैकेजिंग जो होती है ना, वो आपका बॉक्सेस हो जाएगा। बॉक्सेस, देखिए बॉक्सेस के अंदर जैसे आपने जैसे बॉक्सेस में आपके जो ब्लिस्टर पैकेजिंग जो है वो बहुत सारे ब्लिस्टर पैकेजिंग एक बॉक्स में डाल दिए ना, तो बॉक्सेस आपका सेकेंडरी पैकेजिंग में आ गया। ठीक है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग में आपका ऑप्शन 3 बॉक्सेस आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट रबर इज, तो रबर क्या है? मोनोटर्पीन है, डाइटर्पीन है, टेट्राटर्पीन या पॉलीटर्पीन। तो देखिए रबर में जो होती है एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है। हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा है कि भाई हमारे जो टर्पिनोइड होते हैं, मोनोटर्पीन होते हैं, उनमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है। आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला C5H8 होता है ना। मोनोटर्पीन्स जो थे उनमें 2 आइसोप्रीन यूनिट थी, है ना। डाइटर्पीन में 4 थी इस टाइप से। तो आपके रबर किस में आ रहे थे? पॉलीटर्पीन
आइसोप्रीन में आ रहे थे, क्योंकि इनमें n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है ना, C5H8 होती है, ये कितनी होती है, n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है रबर में। ओके, तो ये हमने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा था। तो रबर क्या होता है हमारा, पॉलीटरपीन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर। तो एयर टाइट कंटेनर्स को किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, लिक्विड प्रेपरेशंस के लिए करेंगे, कैप्सूल्स के लिए, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए, टैबलेट के लिए। तो एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं ना, इनको इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। ओके, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 1 ग्लास इज मेड अप ऑफ। तो टाइप 1 ग्लास तो हमारा हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। टाइप 2 ग्लास ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। टाइप 3 ग्लास सोडा लाइम ग्लास होता है। और टाइप 4 ग्लास जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या फिर NP ग्लास होता है। तो टाइप 1 ग्लास आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। ओके, बाकी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास टाइप 2 हो जाएगा, फिर सोडा लाइम ग्लास टाइप 3 हो जाएगा। ओके, बाकी कैल्शियम सल्फेट दिया है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर द पैकेज कोल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद फॉर्मुलेशंस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो क्या बताया मैंने अभी आपको, प्राइमरी पैकेजिंग जो है वो जिसके प्रोडक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ना, वो प्राइमरी पैकेजिंग में आता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेकेंडरी नहीं आएगा इसमें, टर्शरी भी नहीं आएगा, सेकेंडरी नहीं आएगा। प्राइमरी पैकेजिंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है जो प्रोडक्ट है हमारा, फॉर्मुलेशन है, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारा प्राइमरी पैकेज होता है। ओके, नेक्स्ट, तो प्राइमरी पैकेजिंग इज पैकेजिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड इज समटाइम्स रेफर टू एज अ कंज्यूमर यूनिट भी से कहते हैं। नेक्स्ट, आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहे आइडियल क्लोजर में सारी बातें हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कीप्स प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, बिल्कुल रखेगा। अलो एंट्री ऑफ एयर, एयर को अंदर एंटर होने देगा क्या, आगे पढ़ो। प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, सही है, मैटर को प्रोडक्ट में एंटर होने से प्रिवेंट करेगा। असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी सही है। तो आपका एक्सेप्ट पूछा है ना, तो अलो एंट्री ऑफ एयर, तो आपका जो आइडियल क्लोजर है वो क्या एयर को एंटर होने देगा क्या, बिल्कुल नहीं होने देगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ। तो रबर क्लोजर्स जो होते हैं ना, उनको वॉश करते हैं, किससे वॉश करेंगे, देखिए सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर तो दिया है सभी में, बस इसकी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 0.3% है, 0.2% है, 0.1% है या 0.5% है। तो जो रबर क्लोजर्स होते हैं इनको वॉश करते हैं विद हॉट सोल्यूशन ऑफ। तो सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर होता है 0.5%, है ना, तो 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर हमने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्टन और रिमोल्डेड वंस हार्डन। एक बार हार्ड करने के बाद इनको सॉफ्ट नहीं किया जाता, रिमोल्डेड नहीं किया जाता। तो प्लास्टिक्स में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बताए थे और एक आपको थर्मोप्लास्टिक बताए थे। थर्मोसेटिंग ना एक बार हार्ड करने के बाद इनको आप रिमोल्डेड या सॉफ्ट नहीं कर सकते, थर्मोसेटिंग वाले को सेट हो गए बस ये, और थर्मोप्लास्टिक वाले को कर सकते हो आप। तो इसमें कह रहे हैं कि कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्डेड वंस हार्डन, तो ये थर्मोसेटिंग वाले होते हैं। प्लास्टिक सीमेंट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल मटेरियल, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं जो एक बार हार्ड हो गए ना तो इनको सॉफ्ट या रिमोल्डेड नहीं कर सकते। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अब एग्जाम्पल आपसे पूछा है। पॉलीअमाइड होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड है या पॉलीस्टाइरीन है। तो थर्मोसेटिंग में आपका आ जाएगा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, है ना। थर्मोसेटिंग जिनको एक बार हार्ड करने के बाद सॉफ्ट या रिमोल्डेड नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग। ओके, कह रहे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक रेजिन। थर्मोप्लास्टिक में नहीं आता वो बताना है। फिनोल प्लास्टिक रेजिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। थर्मोप्लास्टिक में ये तीनों तो आते हैं, पॉलीस्टाइरीन आता है, पॉलीथाइलिन आता है, पॉलीप्रोपाइलिन आता है। कौन सा नहीं आता, फिनोल प्लास्टिक रेजिन नहीं आता, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट। ओके,
नेक्स्ट है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास हमारा टाइप 4 ग्लास होता है, जिसे एनपी ग्लास भी कहते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास भी कहते हैं। अभी पूछा क्या है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर ओके पेरेंटल्स, ओरल सोल्यूशन, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, ड्राई पाउडर्स। तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर, तो ये पेरेंटल्स के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके नाम में ही छपा है कि ये नॉन पेरेंटल ग्लास हैं, एनपी ग्लास भी इन्हें कहते हैं, तो ये पेरेंटल्स के लिए यूज़ नहीं होंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा पेरेंटल्स। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिप ट्यूब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, तो डिप ट्यूब किसका इम्पोर्टेंट पार्ट है आपने ये बताना है। ओके सिरप पैकेजिंग में आता है, इंजेक्शन पैकेजिंग में आता है, एरोसोल्स की पैकेजिंग में, या नन ऑफ द अबव। तो डिप ट्यूब आप पढ़ते हो कहाँ पढ़ते हो, एरोसोल्स में पढ़ते हो, है ना। तो एरोसोल पैकेजिंग आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन एन एरोसोल कंटेनर व्हाट रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेनर एंड द टाइप ऑफ स्प्रे। ओके एरोसोल कंटेनर जो होते हैं उसमें कौन सी चीज़ है जो किसको रेगुलेट कर रही है, प्रोडक्ट के फ्लो को, कंटेनर से जो प्रोडक्ट का फ्लो है ना उसको रेगुलेट करेगी, एंड टाइप ऑफ स्प्रे कौन से टाइप का स्प्रे है वो भी रेगुलेट करेगी। बट डिप ट्यूब करेगी, प्रोपेलर करेगा, एक्चुएटर करेगा या वाल्व करेगा, तो ये आपने बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉल्व रेगुलेट करेगा। ओके नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज्ड इन टॉपिकल एरोसोल्स। टॉपिकल एरोसोल्स जो होते हैं उनमें कौन से टाइप के प्रोपेलेंट यूज़ किए जाते हैं। अब प्रोपेन करेंगे, ब्यूटेन करेंगे, आइसोब्यूटेन करेंगे, या सारे ही करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। टॉपिकल जो एरोसोल्स होते हैं उसमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स यूज़ किए जाते हैं, है ना, एज अ प्रोपेलेंट। तो आपके जैसे प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन, सारे ही हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोसोल कंटेनर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, एरोसोल्स का पार्ट नहीं है। देखिए WAD वैड दिया है, एक्चुएटर दिया है, वाल्व दिया है, या माउंटिंग दिया है। तो वैड जो है ये जो आपका एरोसोल कंटेनर का पार्ट नहीं होता। ओके बाकी एक्चुएटर, वाल्व एंड माउंटिंग होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा WAD वैड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिड एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर। रबर में एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट ऐड किया जाता है, इनमें से बता रखे हैं 4 ऑप्शंस। थायाजोल्स है, सल्फर है, जिंक ऑक्साइड है, या कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आपका जो है एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट जो ऐड किया जाता है ना वो सल्फर ऐड किया जाता है एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर। रबर में वल्केनाइजिंग एजेंट के जैसे आपका सल्फर यूज़ होता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके तो सल्फर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सोलवेंट। कौन सा रबर है जो ऑयल और सोलवेंट से रेजिस्टेंट होता है। नाइट्राइल रबर है, सिलिकॉन रबर है, ब्यूटाइल रबर है, या पॉली आइसोप्रीन है। विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सोलवेंट। तो ये हमारा नाइट्राइल रबर जो होता है ओके ये रेजिस्टेंट होता है ऑयल एंड सोलवेंट से। आंसर क्या हो जाएगा नाइट्राइल रबर। और ये देखिए आपका DS+B में जो है पिछली लास्ट टाइम पूछा भी गया है ना। तो आपके जो सिंथेटिक रबर्स होते हैं ना उसमें आपके ये सारे रबर्स आते हैं। नाइट्राइल रबर हो गया, नियोप्रीन रबर होता है। तो सिंथेटिक रबर्स में एक बार ये देख लीजिए, नियोप्रीन जो रबर होता है इसे ये क्या पॉली क्लोरोप्रीन भी कहते हैं। ये इसकी क्या जो है बात, डज नॉट बर्न रेडिली लाइक नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर होता है उसकी जैसे ये रेडिली बर्न नहीं होता और स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे। किसकी बात हो रही है, नियोप्रीन रबर की बात हो रही है। ओके डज नॉट बर्न रेडिली लाइक नेचुरल रबर और स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, नियोप्रीन रबर की बात हो रही है। फिर आपका नाइट्राइल रबर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था तो ये रेजिस्टेंट होता है टू ऑयल्स एंड सोलवेंट्स। ओके तो ऑयल एंड सोलवेंट से रेजिस्टेंट होता है हमारा
नाइट्राइल रबर। ब्यूटाइल रबर क्या है, ये रेजिस्टेंट होता है टू मिनरल एसिड एंड अल्कलीज, मिनरल एसिड्स और अल्कलीज से रेजिस्टेंट होता है, कंसनट्रेटेड एसिड से भी रेजिस्टेंट होता है, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ब्यूटाइल रबर रेजिस्टेंट है मिनरल एसिड एंड अल्कलीज से और कंसनट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं उनसे, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपका एक सिलिकॉन रबर और आता है, ठीक है। सिलिकॉन रबर जो है ये रेजिस्टेंट होता है टू हाई एंड लो टेम्परेचर। ओके, ठीक है, हाई एंड लो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है एंड रेजिस्टेंट होता है टू अटैक टू एलिफेटिक सोलवेंट, ऑयल एंड ग्रीस, इन सब से भी रेजिस्टेंट होता है हमारा सिलिकॉन रबर। फिर जो पॉली आइसोप्रीन रबर है ये स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, ट्रांसल्यूसेंट होता है और फ्लेक्सिबल है ना। तो ये सारे जो हमारे क्या है सिंथेटिक रबर से हैं। ओके, नियोप्रीन, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाइल रबर, सिलिकॉन रबर एंड पॉली आइसोप्रीन। ओके।